बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 6 नाइन्थ क्लास का स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम वर्क, उसकी कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर एनर्जी के टाइप्स कितनी होती हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वर्क। तो ये वर्क से हम स्टार्ट करते हैं। वर्क जो है, देखें, वर्क से जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वर्क का मतलब हम यही लेते हैं काम करने को, कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्ड मीनिंग इसका अगर हम देखें डिक्शनरी मीनिंग वर्क का काम करना होता है। लेकिन फ़िज़िक्स में थोड़े इसके मीनिंग डिफरेंट हैं। देखें, हर काम करने को हम फिज़िक्स में वर्क नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ऑफिस में काम करे 12 घंटे, अगर एक जो वर्कर है वो ऑफिस में बैठ के काम करता है एक चेयर पे, तो हम उसके वर्क को फिज़िक्स में वर्क नहीं कह सकते। फिर इसके अलावा अगर कोई एक मज़दूर है, वो कोई आटे की बोरी उठा के खड़ा हुआ है, तो अगर जब तक वो खड़ा रहेगा उसे उठा के, हालांकि देखें उसने एक मुशक्क़त का काम कर रहा है, उसने एक बोरी उठाई हुई है सर पे, लेकिन फ़िज़िक्स के रूह में हम उसको वर्क नहीं कह सकते। तो आइए देखते हैं कि वर्क एक्चुअली होता कब है। तो स्टूडेंट्स देखें, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क कब होगा? जब किसी बॉडी पे एक फ़ोर्स एक्ट करे और वो फोर्स जो है बॉडी को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाए, तब क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, तो वर्क के लिए ज़रूरी है कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। इस कंडीशन में वर्क होगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इनको अगर हम सिंबल्स में लिखें तो वर्क डन W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। लास्ट पे यूनिट जो है, यूनिट इसका यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉल। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यहाँ तक हम लिखेंगे, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये लिखने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग से आगे हम इसको ब्रीफली अब एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसके जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इसको, कि वर्क जो है वो तब होगा, हमने पढ़ा कि जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करे और बॉडी जो है उसके नतीजे में कोई रिजल्टेंट के तौर पे कोई डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है बच्चों का कि वर्क किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वर्क कब ज़्यादा होगा। ठीक है, द क्वेश्चन राइजेज हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क डन होगा। नेचुरली ग्रेटर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लॉन्गर इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट। देखें, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पे, उतना ही ज़्यादा वो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, और उसके नतीजे में क्या होगा कि वर्क डन भी ज़्यादा होगा। मैथमेटिकली वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये देखें, एक ब्लॉक है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने की वजह से हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने की वजह से जो ब्लॉक है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और ये ब्लॉक मूव करने के बाद आफ्टर सम टाइम इस जगह पर आ जाता है। अब देखें, हमने फोर्स लगाई एक डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इस कंडीशन में वर्क हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, हर कंडीशन में हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। अमूमन अक्सर ये भी होता है कि ये जो हम फोर्स लगाते हैं ना, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, बल्कि किसी एंगल पे होती है। जैसा कि देखें, अगर हम ये नेक्स्ट केस अगर डिस्कस करते हैं, इसमें देखें स्टूडेंट्स, समटाइम्स force and displacement do not have the same direction.
सच एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में बताया हुआ है कि हर दफ़ा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन नहीं होती, कभी ये कोई एंगल थीटा बना रही होती है। अब ये देखें फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक एंगल थीटा बन रहा है। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करेंगे हम कि हमने फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स और एफ वाई में क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखें जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया अब एफ एक्स और एफ वाई में, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होती है। तो हमने लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई की वैल्यू एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। बच्चों ये वैल्यूज़ अगर आपको नहीं याद हैं तो एक दफ़ा आप चैप्टर 4 में एक स्टार्ट पे टॉपिक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की हेडिंग है उसकी, ठीक है, जिसमें हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। वो टॉपिक एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा होती है, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा होती है। ये वैल्यूज़ हमने प्रूव करके निकाली हुई हैं चैप्टर 4 में। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन केस। अच्छा जब ऐसी कोई कंडीशन होगी कि एफ एक्स और एफ वाई में हमने जब रिजॉल्व कर लिया, फोर्स कोई थीटा बना रही है, तो देखें अब दो फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक एफ एक्स आ गया दूसरा एफ वाई आ गया। इस कंडीशन में हमने देखना है कि वर्क डन कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा। तो वर्क डन याद रखिएगा, वर्क डन हमेशा उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में से देखें इसकी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये एफ वाई को अगर हम देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। और ये जो अगर हम देखें एफ एक्स, ये जो कंपोनेंट है इसको अगर हम एफ एक्स को अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से होगा, और इसकी वजह ये है कि एफ एक्स जो है वो पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब क्या होगा, इन केस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, जब पैरेलल ना हो, ओनली द एक्स कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस काजेज बाय द बॉडी टू मूव। तो सिर्फ जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पैरेलल होगा और बॉडी को मूव करवाएगा। तो वर्क डन जो है वो एफ एक्स की वजह से होगा, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एफ एक्स की वैल्यू हमने लिखी, एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हमने लिख दी, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है एस के साथ, फिर हमने मल्टीप्लाई करके लिखा तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम, अच्छा इसमें ना एक यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट एक जो बात है ओके बच्चों, ये ना MCQ में अक्सर पूछा जाता है और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि कंडीशंस ऑफ फॉर वर्क, वर्क के लिए क्या कंडीशंस क्या हैं। तो बच्चों देखें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, ये इसका फार्मूला है। तो कब वर्क मैक्सिमम होगा कब वर्क मिनिमम होगा, ये अमूमन MCQ पूछा जाता है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। तो इसमें ना आप कंफ्यूज होते हैं बार बार, तो इन चीज़ों को देख लें ज़रा, इसको देखें। मैक्सिमम वर्क कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम होगा। अच्छा इसके अलावा एक और कंडीशन है, और व्हेन एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तब भी क्या होगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो बच्चों देखें अगर पैरेलल हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है कि उनके दरमियान एंगल भी 0 डिग्री होगा। तो ये याद रखिएगा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हों और उनके दरमियान एंगल 0 हो तो वर्क मैक्सिमम होगा। ये वर्क मैक्सिमम कैसे होगा, मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें कि फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करें बच्चों, जब हमने थीटा की वैल्यू 0 पुट की तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये कैलकुलेटर में आप वैल्यू चेक कर लें, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो W इज इक्वल टू एफ एस आ गया, ये मैक्सिमम वर्क डन है। अच्छा नेक्स्ट है कि मिनिमम कब होगा वर्क डन हमारे पास। मिनिमम वर्क डन तब होगा कि जब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हैं जब वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के या उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तब वर्क डन मिनिमम होगा।
इस कंडीशन में देखें इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला है। थीटा की वैल्यू 90 पुट की, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कैलकुलेटर में आप वैल्यू चेक करें, कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो एफ एस को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क की वैल्यू क्या आई, 0। तो ये हमारे पास मिनिमम वर्क डन है कि मिनिमम वर्क डन होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे और उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। इस कंडीशन में वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम यूनिट ऑफ वर्क देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल। तो जो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जाउल होता है, इट इज़ डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन है जाउल की। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन दो तरह पूछी जा सकती है आपसे। डेफिनेशन इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 जाउल। तो दोनों कंडीशंस में आपने आंसर एक ही लिखना है। आंसर क्या, अब इसका देखें डेफिनेशन क्या है 1 जाउल वर्क की। द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जाउल when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force। वर्क डन 1 जाउल होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और उस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करवाए। तो उस कंडीशन में वर्क डन जो है वो 1 जाउल होगा। मैथमेटिकली देखें 1 जाउल इक्वल होगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब इसका जाउल इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क, इट्स बिगर यूनिट्स आर, जो आगे तो प्रीफिक्सेस यूज़ की हुई हैं हमने कि ये जाउल जो है वो स्मॉल यूनिट है। तो अगर हमने लार्ज यूनिट्स वर्क के देखने हो तो वो किलो जाउल और मेगा जाउल होता है। किलो की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रीफिक्सेस के टेबल में कि किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ तो 1 किलो जाउल इक्वल आ गया 10⁻³ जाउल के, और 1 मेगा जाउल इक्वल टू 10⁻6 जाउल। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला आज का हमारा लेक्चर था यहाँ तक, जिसमें हमने वर्क और उसके यूनिट्स को स्टडी किया है। तो बच्चों ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है ये टॉपिक, ठीक है। लॉन्ग के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वर्क की डेफिनेशन है और यूनिट ऑफ वर्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जा सकते हैं दोनों, ठीक है। और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इसकी और इसको अच्छे याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।